तो आज का जो हमारा टॉपिक है विजुअल बेसिक के 4th यूनिट में है और इसका नाम है सीक्वेंशियल एंड रैंडम फाइल्स, या इस टॉपिक का नाम हम बोल सकते हैं कि फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग ये हमारा टॉपिक है जिसमें हम प्रोग्राम के द्वारा फाइल्स को हैंडल करेंगे। अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि फाइल्स को हैंडल करने के लिए ये जानना होगा कि फाइल्स क्या होती है, उनकी क्या ज़रूरत है। तो इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, ये बहुत ही इजी है समझने में और आप इस तरीके से काफ़ी आसानी से समझ सकते हैं। तो अभी हम विजुअल बेसिक में फाइल हैंडलिंग में नहीं जाते हैं, सबसे पहले हम समझते हैं कि फाइल्स क्या होता है। तो फाइल को समझने के लिए मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, सभी ने मेमोरी के बारे में सुना होगा। आप सभी ने मेमोरी के बारे में सुना है और मेमोरी की ज़रूरत कंप्यूटर में होती है, चाहे वो इनपुट डेटा को स्टोर करना हो, चाहे वो आउटपुट डेटा को स्टोर करना हो, या इंटरमीडिएट या अधूरे प्रोसेसिंग किए हुए डेटा को स्टोर करना है। किसी भी प्रकार के डेटा को अगर स्टोर करना है तो आपको मेमोरी की ज़रूरत पड़ेगी। क्लियर है? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कंप्यूटर, ये आपका कंप्यूटर है, इसमें आप कोई इनपुट देते हैं, ये आपका इनपुट है। अगर आप इसमें इनपुट दे रहे हैं तो ये किसी न किसी मेमोरी में जाके स्टोर होता है। यहाँ पर इनपुट जो है वो किसी मेमोरी में स्टोर होता है और इसके ऊपर कुछ कैलकुलेशंस होती हैं, उस कैलकुलेशन को किसी और मेमोरी में स्टोर किया जाता है और जो आउटपुट है वो किसी और मेमोरी में स्टोर होता है। तो एक प्रकार से इनपुट और आउटपुट और बाकी सारी चीज़ों को स्टोर करने के लिए कंप्यूटर में मेमोरी ही होती है और मेमोरी के ऊपर ही कंप्यूटेशन का प्रोग्राम चलता है। यानी कंप्यूट करने का प्रोग्राम या कैलकुलेशन का प्रोग्राम जो है वो मेमोरी के ऊपर होता है। तो इनपुट किया हुआ डेटा कहीं स्टोर होता है, प्रोसेस किया हुआ डेटा कहीं स्टोर होता है, आउटपुट किया हुआ डेटा कहीं स्टोर होता है। ये सारा का सारा चीज़ जो है मेमोरी के अंदर होता है और मेमोरी दो टाइप की होती है। अभी तक हमने जितने भी प्रोग्राम बनाए थे वो सारे के सारे जो है प्राइमरी मेमोरी पर स्टोर हो रहे थे। यानी इनपुट हम देते थे तो वो प्राइमरी मेमोरी में स्टोर होता था, प्रोसेस के बाद जो आउटपुट होता था वो भी प्राइमरी मेमोरी में ही स्टोर होता था। अभी तक हमने जितने भी प्रोग्राम बनाए हैं, चाहे उसमें इनपुट हो या आउटपुट हो, वो प्राइमरी मेमोरी में ही स्टोर हो रहे थे। तो हम सबसे पहले समझ जाते हैं कि मेमोरी कितने टाइप की होती है। हमारी मेमोरी दो टाइप की होती है, एक होती है प्राइमरी मेमोरी और दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। सभी लोगों ने इसका नाम सुना है कि प्राइमरी मेमोरी क्या होती है और सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है। अब इसी चीज़ को समझना है और इसी पर आधारित है हमारा फाइल हैंडलिंग। क्लियर है? अभी तक का जो प्राइमरी मेमोरी है और सेकेंडरी मेमोरी है, इसमें आपको दोनों में अंतर पता होना चाहिए। सबसे पहला अंतर ये है कि अगर मैं बोलूं कि प्राइमरी मेमोरी अच्छी है कि सेकेंडरी मेमोरी अच्छी है, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि अगर प्राइमरी मेमोरी अच्छी है तो हमारे कंप्यूटर में सेकेंडरी मेमोरी यानी कि ख़राब मेमोरी क्यों लगी है। और मैं बोलूं कि सेकेंडरी मेमोरी अच्छी है, तब ये क्वेश्चन उठता है कि हमारे कंप्यूटर में प्राइमरी मेमोरी यानी कि ख़राब मेमोरी क्यों लगी है। तो दोनों में से अगर कोई एक अच्छा है तो ये दोनों मेमोरी क्यों लगी है, केवल एक ही मेमोरी से काम क्यों नहीं चलता है। तो इसका आंसर ये है कि प्राइमरी मेमोरी जो है उसकी स्पीड ज़्यादा होती है। प्राइमरी मेमोरी में सिर्फ एक ही अच्छाई है कि उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है, सेकेंडरी मेमोरी से बहुत ज़्यादा स्पीड होती है और बाकी सारी चीज़ें जो हैं उसमें सेकेंडरी मेमोरी से कम है। सेकेंडरी मेमोरी में सिर्फ एक ही खामी है कि वो उसकी स्पीड जो है वो बहुत कम होती है, यानी कि स्लो होता है। एक प्रकार से ये साइकिल है और ये आपका एरोप्लेन है, ऐसा समझ सकते हैं। तो एरोप्लेन पे जाना महंगा होता है, उसी प्रकार से जो प्राइमरी मेमोरी है वो क्या होती है, महंगी होती है। इसमें स्पेस कम होता है, सारी चीज़ें इसमें जो है वो देखा जाए तो सेकेंडरी मेमोरी से कमज़ोर होती है। कमज़ोर मतलब पैसे के दृष्टिकोण से देखें तो ये महंगा होता है, तो वो कमजोरी हुआ इसका। तो इस प्रकार से प्राइमरी मेमोरी में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ अच्छाई होती है, वो है उसकी स्पीड, और सेकेंडरी मेमोरी में सिर्फ एक ही खामी है, वो है उसकी स्पीड। प्राइमरी मेमोरी में डेटा परमानेंट स्टोर नहीं होता, जैसे लाइट गोल होगी डेटा जो है वो मिट जाएगा।
परमानेंट स्टोरेज जो है वो सेकेंडरी मेमोरी में होता है। इसी चीज़ को समझना है। तो हम देखते हैं कि जो प्राइमरी मेमोरी है हमारे कंप्यूटर में, दोनों मेमोरी इसलिए लगी होती है कि जब भी हमको स्पीड की ज़रूरत होती है तो प्राइमरी मेमोरी का यूज़ किया जाता है, और जब भी स्टोरेज की ज़रूरत होती है तो सेकेंडरी मेमोरी का यूज़ किया जाता है। ये सेम उसी तरीके से है जैसे कि आपके मोबाइल में भी दो प्रकार की मेमोरी होती है, एक एसडी कार्ड वाला होता है और एक इंटरनल स्टोरेज होता है। इंटरनल स्टोरेज में अगर आप कोई डेटा स्टोर करेंगे तो वो थोड़ा फास्ट एक्सेस करेगा, और एसडी कार्ड में करेंगे तो क्या होगा, थोड़ा स्लो एक्सेस करता है, लेकिन वो परमानेंट स्टोर होता है। और इंटरनल स्टोरेज की अगर जो कैश मेमोरी है उसमें अगर आप स्टोर करते हैं तो वो डेटा वो आपका क्या होता है, मोबाइल बंद होने पर रिमूव हो जाता है। इसका एग्जांपल आप ऐसा देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके मोबाइल पर किसी का कॉल आ रहा है और कॉल उठाने से पहले ही मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है, तो वो इनकमिंग कॉल जो थी वो आपके मोबाइल पर स्टोर नहीं होगी। जब मोबाइल चालू करेंगे ना तो आपको वो नंबर दिखाई नहीं देगा कि किसका फ़ोन आया था, क्योंकि ना तो वो मिस कॉल थी, ना तो आपने कॉल उठाया, और ना ही रिजेक्टेड कॉल थी। तो वो डेटा जो है जब कॉल आते रहता है तो उस समय वो डेटा जो है वो प्राइमरी मेमोरी में होता है, और जैसे ही हम या तो उसको रिसीव कर लेते हैं या फिर वो मिस्ड कॉल हो जाता है या फिर रिजेक्ट कर देते हैं, तो वो डेटा जो है प्राइमरी मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में शिफ्ट कर दिया जाता है। तो उसके बाद वो जो है परमानेंट स्टोर हो जाता है इस तरीके से। लेकिन उसी बीच में किसी कारणवश मोबाइल की बैटरी बंद हो गई, या कोई सिस्टम फेलियर हो गया, या सिस्टम क्रैश हो गया और मोबाइल रीस्टार्ट कर दिया, तो आपका वो जो नंबर है वो आपको दिखाई नहीं देगा। ऐसे कई लोग के साथ हुआ भी होगा, आप लोग देखे भी होंगे। तो प्राइमरी मेमोरी का काम होता है स्पीड बढ़ाना, इसीलिए जब आप सुने होंगे कंप्यूटर की स्पीड बढ़ाना है तो बोलते होंगे कि रैम बढ़ा लो, रैम प्राइमरी मेमोरी के अंदर आता है। तो जब भी कंप्यूटर काम कर रहा होता है तो वो रैम के ऊपर काम कर रहा होता है, तभी हमको फटाफट कोई प्रोग्राम ओपन हो जाता है, कोई सारी चीज़ें जो है हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं फटाफट। ये सारा काम क्या होता है, प्रोग्राम जो है वो प्राइमरी मेमोरी पे रन हो रहा होता है। इसको हम कुछ इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जब हम कोई काम करते हैं तो हमारे कंप्यूटर में, ये हमारा कंप्यूटर है यानी कि सीपीयू है, इसको मैं सीपीयू बोल सकता हूँ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सीपीयू। और सीपीयू में दो टाइप की मेमोरी होती है आपके पास, एक प्राइमरी मेमोरी है और एक सेकेंडरी मेमोरी है। प्राइमरी मेमोरी को मैं लिख देता हूँ पीएम, और सेकेंडरी मेमोरी को लिख देते हैं हम लोग एसएम, ठीक है। अब कंप्यूटर का जो सीपीयू है वो बहुत तेज काम करता है, अगर उसको डेटा ही धीरे धीरे मिलेगा, अगर ये सेकेंडरी स्टोरेज से डेटा लेने लगेगा तो हाई स्पीड सीपीयू का कोई मतलब नहीं है। जब उसको डेटा मिलेगा तब वो प्रोसेसिंग करेगा ना। ये सेम उसी तरीके के है से वर्क करता है, जैसे एक फैक्ट्री है, उसमें 1 मिनट में मान लीजिए 100 डिब्बे पैक किए जाते हैं, लेकिन जो उसमें सप्लाई करने वाला जो डिवाइस है वो 1 मिनट में 50 डिब्बे ही सप्लाई करता है। तो ये इसकी स्पीड भले ज़्यादा हो सीपीयू की, वो 1 मिनट में 50 डिब्बे ही सप्लाई कर पाएगा, क्योंकि उसके पास आ ही नहीं रहे हैं डब्बे के आने की स्पीड कम है। तो अगर ऐसा होगा तो हाई स्पीड सीपीयू का कोई मतलब नहीं है। तो सीपीयू पे जो वर्क होता है वो डायरेक्ट किससे होता है, प्राइमरी मेमोरी से। इसकी जो स्पीड होती है वो सेकेंडरी मेमोरी से काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर सीपीयू 100 डिब्बे पर सेकंड पैक कर सकता है तो ये 100 डिब्बे इसको प्रोवाइड करा देता है तेज़ी से। तो ये तेज़ी से इसको प्रोवाइड कराता है, तो सीपीयू जो है अपना काम फटाफट और तेज़ी से करते रहता है। तो प्राइमरी मेमोरी जो होती है इसमें कुछ स्टोरेज होता है, और जब ये कुछ हिस्से इसको प्रोवाइड करा रहा होता है उसी समय ये इससे भी डेटा ट्रांसफ़र कर रहा होता है। यानी कि अगर हम कोई फाइल को ओपन करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं ऐसा दिखा रहा हूँ आपको, ये जो मेरी फाइल है मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि मान लीजिए ये फाइल है, ये कोई PWD नाम की कोई फाइल है, ये परमानेंट स्टोर की हुई फाइल है, मतलब इसको कल स्टोर किया हुआ था और आज डिलीट नहीं हुई है। इसका मतलब ये सेकेंडरी स्टोरेज में है ये फाइल। जैसे ही मैं राइट क्लिक करके इसको ओपन करूँगा तो क्या प्रोसेसिंग होगी, सबसे पहले ये जो फाइल है आपकी सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में जाएगी,
प्राइमरी मेमोरी की यानी कि रैम पे लोड होगी। और रैम पे लोड होने के बाद अब ये जो फाइल है ओपन हो गई है, मतलब सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी पे लोड हो गई है। अब सीपीयू इसमें कॉपी पेस्ट कट पेस्ट फटाफट फटाफट करते रहेगा। क्लियर है? अगर मैं यहाँ से डायरेक्ट ओपन कर देता हूँ, अगर मैं प्राइमरी मेमोरी में लोड नहीं लेता हूँ, तो यहाँ से डायरेक्ट अगर ओपन कर दूँ तो मैं कॉपी पेस्ट कट पेस्ट करूँगा तो बहुत समय लगेगा कॉपी करने में, पेस्ट करने में, कोई डेटा को टाइप करने में काफ़ी समय लगेगा, क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी स्लो होती है। जबकि अभी मैं कॉपी पेस्ट फटाफट करूँगा ना, इसमें ऐसे कॉपी किया पेस्ट किया फटाफट कॉपी पेस्ट होंगे, या इस तरीके से मैं इसकी कॉपी तैयार कर सकता हूँ। देखिए ऐसे फटाफट हो रहा है। यही काम अगर सेकेंडरी मेमोरी से भी डायरेक्ट किया जा सकता है, लेकिन फिर वो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। लेकिन केवल प्राइमरी मेमोरी से भी काम नहीं चलेगा। ये स्पीड तो दे रहा है, लेकिन यही डेटा मुझे कल भी चाहिए, ये डेटा मुझे कल भी चाहिए। तो मैं इसको सेव बटन पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं इसको सेव बटन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर जो भी डेटा में चेंजेस किया गया है वो यहाँ पर शिफ्ट कर दिया जाता है। यानी कि सेव का मतलब कुछ नहीं होता है, प्राइमरी मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में डेटा का जो शिफ्टिंग है उसको सेव बोलते हैं, और सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में किसी डेटा का जो शिफ्टिंग है उसको हम ओपन करना बोलते हैं। तो ओपन और सेव कोई प्रोसेस नहीं होता, केवल सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में शिफ्टिंग होती है। क्या होगा अगर मैं यहाँ पर कोई डेटा लिया, इसमें फटाफट कोई चेंजेस किया और सेव नहीं कर पाया, अचानक से ये बंद हो गया, या लाइट गोल हो गई, या शट डाउन हो गया, इस तरीके से ये बंद हो जाता है। तो ये जब बंद हो गया तो क्या हो गया, ये जो प्राइमरी मेमोरी में मैंने जो भी फटाफट काम किया था वो परमानेंट स्टोर नहीं हुआ, यानी कि सेव नहीं हुआ, यानी कि यहाँ पर नहीं गया, लाइट गोल हो गई बीच में। अब जब नेक्स्ट टाइम जब मैं इसको ओपन करूँगा इस फाइल को, तो जो नया चेंजेस था वो दिखाई नहीं देगा। आप देखेंगे नीचे जो चेंजेस किया था मैंने वो दिखाई नहीं दे रहा है। क्लियर है? तो यही चीज़ को समझना है हमको, और इसी पर आधारित है फाइल हैंडलिंग। तो अभी तक हम जो भी प्रोग्राम रन करते थे, मान लो एक फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाए, तो वो जो फैक्टोरियल का प्रोग्राम है ना वो यहाँ पे रन होता था प्राइमरी मेमोरी में, और हमने दिया 5, हमने क्या दिया 5, आउटपुट कितना आया 120। ये एक बार हमने देख लिया, प्रोग्राम बंद कर दिया, कल घर चले गए, और फिर कल जब ओपन करेंगे तो ये आउटपुट हमको दिखाई नहीं देगा जब तक मैं दोबारा रन नहीं कराता हूँ। फिर से मैं उस प्रोग्राम को खोलूँगा, फिर से रन करूँगा, फिर से 5 इनपुट में दूंगा, तब जाके वो 120 देगा। क्लियर है? तो ये तो एक काफ़ी छोटा सा प्रोग्राम था जिसमें हमको सिर्फ एक ही नंबर इनपुट देने थे। अगर कोई ऐसा प्रोग्राम होता है जिसमें इनपुट देने में ही 1 घंटा लग रहा है और काम करने में 1 घंटा लग रहा है, तो क्यों हम रोज़ रोज़ इनपुट देंगे। फॉर एग्जांपल आप एग्ज़ाम का फॉर्म भर रहे हैं, आज आपने फॉर्म भरा, फॉर्म भर गया, प्रिंट आउट निकल गया, कल फिर ओपन करेंगे तो फिर से पूरा डिटेल डालेंगे, तब आपका डिटेल प्रिंट आउट निकलेगा। तो ये चीज़ जो है वो आपका टाइम वेस्ट करेगी। तो इस प्रकार से हमने अभी तक जितना भी प्रोग्राम बनाया था वो यहाँ पे स्टोर हो रहा था। अब हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है एक बार मैं रन करा दूँ और उसका जो आउटपुट है वो सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर हो जाए, और कल जब मैं आऊँ तो बिना प्रोग्राम को रन कराए मुझे वो आउटपुट दिखाई दे। अगर ये काम मुझे करना है तो मुझे फाइल्स का यूज़ करना पड़ेगा। अब हमारा टॉपिक चालू हो रहा है, फाइल का क्या महत्व है, डेटा को परमानेंट स्टोर करना। सेकेंडरी मेमोरी में कोई डेटा स्टोर होता है तो वो परमानेंट स्टोरेज होता है, इसका मतलब जब तक हम उसको डिलीट नहीं करेंगे अपने आप वो डिलीट नहीं होगा। लेकिन प्राइमरी मेमोरी में जब कोई हम डेटा स्टोर करते हैं तो वो टेम्पररी स्टोरेज है, जैसे ही उसमें लाइट गोल हो गया वो अपने आप डिलीट हो जाता है, सारा डेटा फ्लश हो जाता है। तो अब हमारी बात आ रही है कि हम अपना जो आउटपुट है उसको स्टोर करना चाहते हैं सेकेंडरी स्टोरेज में, और सेकेंडरी स्टोरेज में कोई भी डेटा कहीं भी स्टोर नहीं किया जा सकता। सबसे पहले हमको एक फाइल बनानी होती है। सेकेंडरी स्टोरेज में कोई भी डेटा हो, चाहे वो अल्फ़ाबेट हो चाहे नंबर हो, तो हमको सबसे पहले एक फ़ाइल बनानी होगी और फाइल के अंदर ही डेटा स्टोर किया जाएगा। और विजुअल बेसिक ही नहीं, सी ही नहीं,
हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कुछ ऐसी सुविधाएं देता है जिससे आप फाइल को हैंडल कर सकते हो। फाइल को हैंडल करने का मतलब सीधा सीधा है कि फाइल्स को सबसे पहला आप ओपन कर सकते हो, क्लोज ओपन करने के बाद रीड या राइट कर सकते हो, और उसको क्लोज कर सकते हो, और उसको डिलीट कर सकते हो, उसको कॉपी कर सकते हो। ये सारी चीज़ों को करने की सुविधा हमको हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देती है। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मिलेगा ही मिलेगा। इन चीज़ों के को ही फाइल हैंडलिंग बोला जाता है। यानी विजुअल बेसिक में एक ऐसा प्रोग्राम या ऐसी फैसिलिटी है जिससे आप फाइल्स को हैंडल कर सकते हो। हैंडल करना मतलब फाइल को ओपन करना, फाइल में रीड राइट करना, फाइल को डिलीट करना। तो क्लियर है? तो ये हमारा टॉपिक है फाइल हैंडलिंग। अब विजुअल बेसिक जो है वो 3 टाइप की फाइल्स को सपोर्ट करता है, सिक्वेंशियल फाइल, रैंडम फाइल और बाइनरी फाइल्स। क्लियर? तो हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। मैं एक बार फिर से शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ, हमारा जो टॉपिक है वो यूनिट 4 का है फाइल हैंडलिंग, जिसके अंदर 2 चीज़ें हैं, सिक्वेंशियल और रैंडम एक्सेस फाइल को देखना है। तो फाइल हैंडलिंग के बारे में मैंने आपको बताया कि फाइल जो है वो मेमोरी 2 प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी फास्ट होती है लेकिन महंगी होती है और परमानेंट स्टोर नहीं करती। सेकेंडरी मेमोरी स्लो होती है लेकिन परमानेंट स्टोरेज देती है। तो हमें स्पीड बढ़ाने के लिए प्राइमरी मेमोरी और स्टोरेज के लिए सेकेंडरी मेमोरी की ज़रूरत होती है। अभी तक हमने जो भी प्रोग्राम बनाया वो प्राइमरी मेमोरी या रैम पर रन होता था। अब हम चाहते हैं कि हमारा प्रोग्राम का इनपुट या आउटपुट जो है वो सेकेंडरी मेमोरी से आए या जाए। तो इस प्रकार से मुझे बनाना पड़ेगा, जो कि प्राइमरी मेमोरी से ना जा कर के वो क्या करेगा, हमारा जो डेटा है वो अब सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होगा। सेकेंडरी मेमोरी में कोई भी डेटा स्टोर अगर करना है तो हम डायरेक्ट स्टोर नहीं कर सकते, हमें फाइल्स बनाना होगा। फाइल के अंदर ही वो डेटा स्टोर होता है। और विजुअल बेसिक में फाइल को हैंडलिंग करने के लिए ये सारे ऑपरेशंस, जिनको फाइल हैंडलिंग ऑपरेशंस कहा जाता है, उपलब्ध कराए गए हैं। और 3 टाइप की फाइल होती है, जिसमें सिलेबस में आपके पास 2 ही टाइप की फाइल दी गई है। तो हम लोग आज देखेंगे कि फाइल को ओपन कैसे करते हैं। ठीक है, इस कमांड को आज पढ़ेंगे, फाइल को ओपन करना। याद रखना, ओपन कमांड जो है इसके द्वारा फाइल को हम एक ऑपरेशन और होता है, इसको बोलते हैं क्रिएट। फाइल बना सकते हैं हम। तो फाइल को क्रिएट करने के लिए ओपन कमांड होता है, और फाइल को ओपन करने के लिए भी ओपन कमांड होता है। यानी एक ही कमांड जो है वो 2 काम करता है, या तो वो क्रिएट करेगा या क्रिएट और ओपन दोनों करेगा। क्लियर है? तो हम आज देखेंगे फाइल क्रिएट करना। फाइल क्रिएट करना विजुअल बेसिक में हम देखते हैं। तो विजुअल बेसिक स्टार्ट करते हैं। आपको थोड़ा सा इसका एग्जांपल देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। मैं यहाँ पर थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा कर लेता हूँ, और ये देखिए मैंने यहाँ पर एक कमांड बटन बनाया है। कमांड बटन बनाया है, और जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा और मैं कोड लिखता हूँ, ओपन डी ड्राइव में हम स्टोर करेंगे xyz.txt। देखिए यहाँ पे 2 लाइन का कोड लिखा हुआ है। ये 2 लाइन का कोड है। इसको जैसे ही मैं रन करता हूँ, ये लाइन देखिए, ओपन, और यहाँ पे लिखा है डी के अंदर XYZ नाम की एक फाइल बनेगी। यहाँ आउटपुट लिखने से क्या होता है, फाइल बन जाती है, और इनपुट लिखने से केवल ओपन होती है। जैसे ही ये आउटपुट लिखेंगे तो फाइल क्रिएट होगी और ओपन होगी।
क्रिएट और ओपन दोनों होगी, यानी कि ये दोनों प्रोसेस होगा। और सिर्फ इनपुट लिखा जाएगा तो सिर्फ ओपन होगी। क्लियर है? तो सबसे पहले मैं डी ड्राइव ओपन करता हूँ। यहाँ पर ये डी ड्राइव मैंने ओपन किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं इसको थोड़ा सा स्क्रीन को छोटा कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए आप XYZ नाम की कोई फाइल दिख रही है कि आपको यहाँ पर लास्ट में दिखेगी? XYZ नाम की कोई फाइल यहाँ पर नहीं है। क्लियर? मैं इस प्रोग्राम को रन कराता हूँ और मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक करूँगा, अच्छा मैं एक मैसेज भी दे देता हूँ। चलिए मैं यहाँ पर एक मैसेज भी दे देता हूँ कि फाइल क्रिएटेड MSD बॉक्स फाइल। ठीक है, तो मैंने इस प्रोग्राम को रन कराया। आपका ध्यान यहाँ पर होना है, इस जगह पे होना है। मैं इसको नीचे कर देता हूँ। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, आपका ध्यान इस टीचर परफॉर्मेंस वाली जो फाइल है इसके बाद में होने का है। यहाँ पर आपको फाइल आते हुए दिखेगी। जैसे मैं इसमें क्लिक कर रहा हूँ, देखिए क्लिक किया और इसको हम हटा देते हैं सब फंक्शन को, फाइल क्रिएटेड, और आप देखेंगे यहाँ पर एक फ़ाइल बन गई। ये देखिए यहाँ पर एक फ़ाइल रेडी है बन के। मैं फिर से एक बार रन करके दिखा देता हूँ आपको। मैं इस फाइल को डिलीट कर देता हूँ। इसको रन किया मैंने, ये मेरा प्रोग्राम रन हो रहा है। और जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा इस बटन पे, आपको यहाँ पर ध्यान देना है टीचर परफॉर्मेंस के बगल में। तो मैं क्लिक कर रहा हूँ, अब देखेंगे यहाँ पर एक फ़ाइल बनी। ये फाइल इस प्रोग्राम की वजह से बनी है। इस प्रोग्राम में ऐसा कमांड लिखा गया है कि फाइल बनी। इसमें लिखा गया है कि डी ड्राइव में इस नाम की फ़ाइल बनाना है। अब मैं चाहूँ तो 2 फाइल बना सकता हूँ, मैं चाहूँ तो 3 फाइल बना सकता हूँ। मैं यहाँ पे लिख दिया XYZ 11 और यहाँ लिख दिया 22 और इसका नंबर बस चेंज करना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पर 3 फाइल बनाई है। कितनी फाइल बनाई? 3। मैं एक ही बटन पे क्लिक करूँगा और 3 फाइल क्रिएट हो जाएगी। तो मैं पहले इस फाइल को डिलीट कर देता हूँ और प्रोग्राम को रन करता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पे रन किया प्रोग्राम को, और जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, आपको इस जगह पर देखना है टीचर परफॉर्मेंस के बाद में। मैंने जानबूझ के उसका नाम XYZ रखा है ताकि वो लास्ट में आए। ठीक है, जैसे जैसे क्लिक किया यहाँ पर देखिए 3 फाइल क्रिएट हो गई, XYZ 11 XYZ 22। क्लियर है? और उसी प्रकार से जैसे मैंने इस फाइल को क्रिएट किया है, हालांकि अभी इस फाइल में कुछ भी नहीं है। मैं इसको ओपन करूँगा तो ब्लैंक है, ये भी ब्लैंक है, ये भी ब्लैंक है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि इस फाइल में, अब देखिए एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं। यहाँ पर आपको मैं TXT के बदले ना मैं लिख देता हूँ XLS और यहाँ लिख देता हूँ मैं DOCX और यहाँ लिख देता हूँ JPG। अब इसको मैं रन करता हूँ और अब देखिए क्या होता है। इन तीनों फाइल को मैं डिलीट कर रहा हूँ। रन करने पर क्या होगा आपको यहाँ पर देखना है कि क्या होता है टीचर परफॉर्मेंस के बगल में। मैं जैसे क्लिक किया, अब देखिए यहाँ पर 3 फाइल बनी। एक बनी XL, S के बदले X लिखा गया इसलिए ऐसी फाइल दिख रही है। फिर देखिए एक डॉक फाइल बनी है और एक JPG फाइल बनी है। हालांकि इसमें कुछ होगा नहीं, अभी ब्लैंक है। इसको जब हम ओपन करेंगे तो कुछ नहीं दिखेगा। वैसे ही MS वर्ड की फाइल को मैं ओपन करूँगा तो इसमें कुछ भी नहीं दिखेगा। तो इस तरीके से मैं एक फ़ाइल क्रिएट कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं कि एक फ़ाइल यहाँ पर क्रिएट की जा सकती है। और जैसे मैंने इसको क्रिएट किया है सेम वैसे ही मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर एक बटन बनाता हूँ और उसमें मैं लिख देता हूँ डिलीट। और इसमें सेम ये तीनों फाइल को मैं ओपन नहीं करूँगा, बल्कि क्या करूँगा,
आप देखेंगे मैं यहाँ पे ओपन नहीं कर रहा हूँ, बल्कि क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक कमांड होता है जिसका नाम है किल। किल मतलब डिलीट। तो मैंने यहाँ तीनों फाइल को किल करने का कमांड दे दिया। ये तीनों फाइल सेम वही फाइल जो पहले से थी। अब आपको देखना है यहाँ पर मैं जैसे ही डिलीट बटन पे क्लिक करूँगा यहाँ पर, तो आपको ये जो 3 फाइल है यहाँ पर दिख रही है, ये तीनों फाइल आपको डिलीट होती हुई दिखाई देंगी। आपको ध्यान यहाँ पर देना है। मैं जैसे डिलीट पे क्लिक करूँगा, ये डिलीट पे क्लिक किया, ये तीनों की तीनों फाइल वहाँ से गायब हो गई, क्योंकि मैंने किल कमांड का प्रयोग किया है। किल कमांड किसी फाइल को डिलीट कर देता है। तो इस तरीके के मैंने जो कमांड है इसको फाइल हैंडलिंग के कमांड बोलते हैं। क्लियर है? वैसे ही अगर मुझे कोई फोल्डर क्रिएट करना है, मैं चाहता हूँ कि एक फोल्डर क्रिएट हो जाए, तो मैं यहाँ पर एक कमांड चलूँगा mkdir, और इसके अंदर हम दे देंगे d, और इसके अंदर हम दे देते हैं xynn, जानबूझ के ऐसा नाम दे दिया है। mkdir कमांड चलाते ही एक फोल्डर क्रिएट होता है। आप देखेंगे यहाँ पर मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो एक फोल्डर क्रिएट हुआ और 3 फाइल्स क्रिएट हुई, और साथ ही साथ जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा तो ये 3 फाइल डिलीट हो जाएंगी। ऑलरेडी ओपन है फाइल्स, इसलिए एरर दे रहा है। दोबारा अगर मैं इसको रन कराता हूँ तो ये तीनों फाइल यहाँ पर देखिए डिलीट होती हुई दिख रही है। क्लियर है? तो इस तरीके से हम किसी फाइल को बना सकते हैं, किसी फाइल को डिलीट कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि अब मेरे पास एक पावर है लूप की, मैं एक लूप चलाऊंगा और उस लूप को 1000 बार चला दूंगा, तो जैसे ही क्लिक करूंगा 1000 फाइल्स क्रिएट हो जाएंगी। कैसे क्रिएट होंगी आप देख सकते हैं। 1000 फाइल अगर मुझे क्रिएट करना है तो इस कमांड को, एक लाइन के कमांड को मैं एक लूप में लिख देता हूँ, फॉर i इक्वल टू 1 to 1000, और इसके मैं लिखूँगा नेक्स्ट। ये देखिए मैंने लूप को लिखा, लेकिन याद आपको रखना चाहिए कि कोई भी फाइल का नाम रिपीट नहीं हो सकता, तो फाइल का नाम आपको चेंज करना होगा। इसलिए मैं यहाँ पर आई रख देता हूँ। आई रखते ही क्या होगा, यहाँ पर फाइल का जो नाम है वो इस तरीके से होगा, xyz1, xyz2, xyzxlf3, और मैं इसको स्टोर करना चाहता हूँ xynn के अंदर, xynn। यानी बोलने का मतलब है कि मैं जैसे ही इस बटन पे क्लिक करूँगा, ये वाले कमांड 1 पे क्लिक करूँगा, तो डी ड्राइव में xynn नाम का जो फोल्डर है उसके अंदर xyz1, xyz2, xyz3, xyz4, xyz1000 तक एक्सेल फाइल्स जनरेट होंगी। कितनी फाइल्स जनरेट होंगी? एक्सेल की फाइल्स जनरेट होंगी। तो इस तरीके से मैं इसको रन करा सकता हूँ और काफ़ी सारी फाइल्स को मैं बना सकता हूँ, लेकिन अभी हम फिलहाल 100 फाइल को बनाकर देखेंगे। क्लियर है? तो 100 फाइल क्रिएट होगी। अब मैं इसको यहाँ पे दिखाता हूँ और आपको ये xynn फोल्डर ओपन कर देता हूँ। अब आप जैसे ही इस पर देखेंगे, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो थोड़ी देर बाद ये मैसेज आया, और आप देखिए यहाँ पर xyz1, xyz2 मैं ऐसा दिखा देता हूँ। ये देखिए 100 फाइल्स क्रिएट हो गई है। यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पर कि xyz 100 फाइल्स बनी है। ऐसे ही मैं एक लूप चलाया और 100 फाइल्स क्रिएट कर दिया। देखिए यहाँ पर 1 से लेके 100 तक। अब मैं चाहता हूँ एक बार क्लिक करूँ ये 100 की 100 फाइल डिलीट हो जाए, तो सेम यही कोड मैं किस में लिखूँगा? डिलीट वाले में लिखूँगा। डिलीट में सेम लूप चलाऊँगा मैं ऐसा। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं जो ओपन है इसकी जगह क्या लिखूँगा? किल, और ये चीज़ को मैं मिटा दूँगा और यहाँ पे लिखूँगा फाइल डिलीटेड। अब देखिए यहाँ पर मैंने सिर्फ किल लिखा
अब मैं इसको रन कराता हूँ और वो फोल्डर ओपन कर देता हूँ। देखिए मैं जैसे ही यहाँ पर डिलीट बटन पे क्लिक करूँगा ये 100 की 100 पूरी फाइल डिलीट हो जाएगी एक ही बार में। ये मैंने क्लिक किया, पूरी 100 फाइल एक बार में डिलीट। फिर मैं जब यहाँ पे क्लिक करूँगा तो फिर से 100 फाइल यहाँ पे बन जाएगी। और फिर से जब मैं एक बार क्लिक करूँगा तो अभी फाइल यूज़ हो रही है क्योंकि हमने क्लोज, देखिए ये अच्छा एग्जांपल आया। जब हम फाइल को क्लोज नहीं करते हैं तो इस तरीके का प्रॉब्लम आता है। जो फाइल यूज़ हो रही है उसको हम डिलीट नहीं कर सकते, इसलिए फाइल को क्लोज करना ज़रूरी है। तो इस तरीके से हम एक लूप का यूज़ करके काफ़ी सारी फाइल्स को क्रिएट कर सकते हैं और काफ़ी सारी फाइल्स को रिमूव कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैं अगर एक एप्लीकेशन बनाना चाहूँ यहाँ पर मैं क्रिएट लिख देता हूँ और क्रिएट करते समय मैं यहाँ पर जो लोकेशन है वो लोकेशन नहीं देता हूँ। लोकेशन मेरा होगा app.path। इसका मतलब ये फाइल जहाँ पर भी होगी वहाँ पर ये क्रिएट करेगा। तो इस तरीके से मैं फाइल की लोकेशन दे दिया, क्लियर है। और इस फाइल को मैं यहाँ पर जनरेट कर देता हूँ। project1.exe डेस्कटॉप में मैं जनरेट कर दिया। ये फाइल जनरेट होने के बाद जैसे ही exe फाइल जनरेट हो जाती है तो मेरा ये आउटपुट मेरे सामने आ जाएगा। ये मेरा आउटपुट है ये। अब इस प्रोग्राम को जैसे ही मैं रन करूँगा और जैसे ही क्रिएट पे क्लिक करूँगा तो ये फाइल के बगल में ही यानी डेस्कटॉप में ही 100 फाइल क्रिएट हो जाएंगी। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखिए डेस्कटॉप पे ही आपके पास 100 फाइल्स यहाँ क्रिएट हो गई, पूरा डेस्कटॉप भर गया। और जैसे ही इस डिलीट पे मैं क्लिक करूँगा, अब सामने वाला एक एक करके डिलीट करेगा, तो उससे अच्छा यहाँ पर आप जाएँ और जैसे ही डिलीट पे क्लिक करेंगे सेम टू सेम वही 100 फाइलें डिलीट हो जाएंगी। अब इस फाइल को आप जहाँ पर भी रखेंगे, फॉर एग्जांपल मैं इस फाइल को ले जाता हूँ ई ड्राइव में, यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूँगा। जैसे ही यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा आप देखेंगे कि क्रिएट बटन पे क्लिक करते ही यहाँ पे क्या होगा। मैं यहाँ पर व्यू में जाके मीडियम व्यू दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे जैसे ही क्रिएट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे तुरंत 100 फाइल जनरेट हो जाएगी। और यहाँ पर क्लिक करते ही वही 100 फाइल जो है अभी यूज़ हो रही है। अब दोबारा जब मैं डिलीट करूँगा तो वही 100 फाइल जो है वो रिमूव हो जाएगी। तो इसी तरीके से एंटीवायरस भी काम करता है। वो फाइल्स में जाता है और उसमें डिटेल्स को देखता है। अगर उसको लगता है कि फाइल में कोई वायरस है तो फाइल को किल कर देता है या रिपेयर कर देता है। तो इस तरीके से हम अपना डेटा जो है, मैं एक्सेल फाइल बना सकता हूँ और एक्सेल फाइल में अपना डेटा जो है वो स्टोर करा सकते हैं। इसका बहुत ही अच्छा जो एग्ज़ाम्पल है आपको यहाँ देखने मिलेगा। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दिखा भी सकता हूँ इसका। जैसे कि ये रिज़ल्ट डेटा जो दिख रहा है आपको, इसमें देखिए हर स्टूडेंट का ऐसा डेटा बना हुआ है और डेटा इस तरीके से जनरेट होता है किसी प्रोग्राम के द्वारा। ये कब का डेटा है? बहुत पुराना डेटा है, करीब 6 महीने पहले का डेटा है, लेकिन आज भी परमानेंट स्टोर है। और किसी ने एग्ज़ाम दिया था उसका अटेंडेंस का डेटा है और ये टाइप नहीं किया हुआ है। ये सेम ऐसे ही विजुअल बेसिक का प्रोग्राम है, क्लिक किए हैं और फटाफट ऐसा डेटा उसने बना के सेव करता गया। अगर इतना मैं टाइप करने लग जाऊँ तो मुझे करीब 1 घंटा लगेगा, लेकिन प्रोग्राम ने 2 मिनट के अंदर ऐसी कम से कम 250 एक्सेल की शीट बना करके रेडी कर दी है। वो प्रोग्राम है भी हमारे पास, बट मैं इसको दिखा भी सकता हूँ। ये डेस्कटॉप में ही थी वो प्रोग्राम। अगर मैं रन करता हूँ तो वो 250 ये है आपका। इसके लिए मुझे वो यूज़ करना पड़ेगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। चलिए अभी ये प्रोग्राम जो है ना कैसे फटाफट फाइल्स को बनाएगा, और एक छोटा सा एग्जांपल है, आप देख भी सकते हैं। काफ़ी इजी है ये। कंट्रोल पैनल देखते हैं हम लोग। ये जो है इसमें डेटाबेस जो है उसको यूज़ किया गया है जैम।
यानी कि आप जो भी एग्ज़ाम दे रहे थे, मैंने कल आपको दिखाया था कि AUDC से आप कनेक्टिविटी करके जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं उस एग्ज़ाम के का रिज़ल्ट जनरेट करेगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले XAMPP को ओपन कर देता हूँ। ये ओपन क्यों, ये XAMPP ओपन हुआ और XAMPP का मैं डेटाबेस MySQL स्टार्ट किया और अपाचे का जो सर्वर है वो मैंने स्टार्ट कर दिया है। ये दोनों ही ग्रीन होने चाहिए। ये देखिए MySQL का भी ये दोनों ग्रीन हो गए, मतलब हमारा डेटाबेस जो है वो चालू हो गया है, काम करना चालू कर दिया है। अब ये डेटाबेस चालू हो गया है, यानी कि मैं इस पर कनेक्ट पे क्लिक करूँगा, ये ओपन हो जाएगा और यहाँ पर सारे डेटाबेस से पूरी डिटेल यहाँ पर आने लग जाएगी। ये एक प्रोजेक्ट है, थोड़ा बड़ा प्रोजेक्ट है, इसमें ऐसा स्कॉलर्स एम्पायर और बाकी सारी डिटेल्स आपको दिखाई देंगी। यहाँ पर हम आएंगे जनरेट एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड कैसे जनरेट करेगा देखते हैं हम यहाँ पर। हम यहाँ पर जो क्लास सेलेक्ट करते हैं तो ये पूरी डिटेल देखिए फटाक से उठ के आ गई। ये सारी डिटेल कहाँ पर है, डेटाबेस में है। और जैसे ही मैं यहाँ पर जनरेट पासवर्ड करूँगा, अब ध्यान देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर सभी का पासवर्ड दिया हुआ है, लेकिन मैं जनरेट पासवर्ड करूँगा तो ये ऑटोमेटिक सबका 1 सेकेंड में सभी का देखिए यहाँ पर पासवर्ड जनरेट कर दिया। 1 सेकेंड के अंदर देखिए सबका रैंडम पासवर्ड जनरेट हो गया है। साथ ही साथ जैसे मैं इसको प्रिंट करता हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिए, प्रिंट पे क्लिक किया, डेटा रिपोर्ट निकल रही है। ये जो निकल रही है इसको डेटा रिपोर्ट बोलते हैं। देखिए आप देखे भी होंगे डेटा रिपोर्ट में ऐसा, ये डेटा रिपोर्ट है। और इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो आपको मैं छोटी करके दिखा रहा हूँ, एक पेज में 3 एडमिट कार्ड दिखाई दे रहे हैं। आप इसको देख सकते हैं कि ये पहले स्टूडेंट का एडमिट कार्ड है, जहाँ पर उसकी ID, उसका नाम, फादर नेम और ये सारी चीज़ें दिखाई जा रही है, उसका यूज़र नेम और पासवर्ड आ रहा है। और ये तुरंत ऐसे प्रिंटर से प्रिंट निकल जाएगा। और ये कितने पेज पे निकलेगा ये भी देख लेते हैं हम। इसको देखते हैं, यहाँ पर देखिए 21 पेजेस हैं। नेक्स्ट पेज आप देखेंगे तो इसमें 21 पेजेस हैं। ये देखिए इस तरीके से 21 पेज है। और जब मैं इसको प्रिंट करता हूँ और ये मैं प्रिंट करके इसको यहाँ प्रिंट कर देंगे तो ये हमारे प्रिंटर में चला जाएगा। यहाँ पर इस तरीके से देखिए प्रिंटिंग में ये शेड्यूल हो गया है प्रिंट होने के लिए। क्लियर है, 21 पेजेस हैं। और मैं इसको एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। एक्सपोर्ट करने के लिए HTML फॉर्मेट में एक्सपोर्ट हो जाएगा। और जब मैं डेस्कटॉप में इसको स्टोर करूँगा तो ये HTML के फॉर्मेट में हमारा डिटेल यहाँ पर आ जाएगा। ये देखिए इसने फाइल क्रिएट की और फाइल को जब मैं ओपन करूँगा तो HTML में दिखाई देगा। और बस एक चीज़ और दिखानी है आपको, वो देख लीजिए, उसके बाद फिर काफ़ी हो जाएगा ये आज का। ये HTML ओपन हुआ और 21 पेजेस का जो HTML है वो ओपन होगा। इसको मैंने ओपन कर देते हैं तो देखिए HTML ओपन हो रहा है। यहाँ पर थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि 21 पेजेस हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी लोकेशन जो है वो क्या है। आप लोकेशन आसानी से देख सकते हैं कि डेस्कटॉप से ओपन हो रहा है। क्लियर है, और बड़ी फाइल है इसलिए थोड़ा टाइम भी लग रहा है इसको। तो आपका जो डेटा है 21 पेजेस में यहाँ पे डिस्प्ले होगा। देखिए वो डेटा इस तरीके से आपको डिस्प्ले हो रहा है और ये काफ़ी बड़ा पेज होगा आपको, और बहुत सारे डिटेल्स इंफॉर्मेशन इसमें आपको दिखाई देंगे। और ये जो फाइल्स क्रिएट हुई है ये कल भी आपको दिखाई देगी क्योंकि ये परमानेंट स्टोरेज किया गया है। अब जो मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट था वो देखने के लिए रह गया। रिज़ल्ट में आते हैं हम। यहाँ रिज़ल्ट में देखते हैं हमारे पास जनरेट अटेंडेंस शीट थी और साथ ही साथ जनरेट रिज़ल्ट शीट थी। तो अटेंडेंस शीट में आएंगे तो मैं 11th का अटेंडेंस शीट जनरेट करने जा रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि अटेंडेंस शीट कैसे जनरेट होती है। देखिए फटाफट वो कैसे, कंप्यूटर घंटों का काम मिनटों में कैसे करता है, मिनटों भी ज़्यादा बोल रहा हूँ, सेकेंड्स में कैसे करता है। डी ड्राइव में रिज़ल्ट डेटा इसको मैं खाली कर देता हूँ। आप यहाँ पर, आपको यहीं पर देखना है यहाँ पर वो कैसे फटाफट रिज़ल्ट जनरेट करेगा। जो काम आप दिन भर बैठ के करेंगे उसको एक ये सेकेंड्स में कैसे करेगा देखते हैं।
मैं यहाँ पर ओपन कर दिया हूँ ताकि आपको दिखाई दे, और स्क्रॉल नहीं हो रहा है, यहाँ पर बटन्स नहीं दिख रहे हैं। चलिए हम लोग क्लिक कर लेते हैं, टू एक्सेल करते हैं। देखिए यहाँ पर प्रोसेसिंग चालू हो गई है, और टू एक्सेल करते ही आप देखेंगे यहाँ पर जैसे ही मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ या इस फोल्डर को ओपन करूँगा मैं, यहाँ पर देखिए ये एक फ़ोल्डर बनाया पहले 11th नाम का, और उसके अंदर अटेंडेंस नाम का एक फ़ाइल बनाया है, और ये देखिए इसने यहाँ पर मैसेज दिया डी, इसके अंदर 11th नाम का अटेंडेंस शीट जो है वो बना दी गई है, यानी यहाँ से डेटा लिया गया है। इस सेम डेटा को उसने परमानेंट स्टोर कर दिया एक्सेल फाइल में। यहाँ पर देखिए एक्सेल की फाइल जब मैं ओपन करूँगा तो यहाँ पर ये सेम वही डेटा है, बंतिका, प्रकाश, और ये सारे डेटा जो हैं टोटल कितने प्रेजेंट थे कितने एब्सेंट हैं, टोटल 62 बच्चे थे। ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर उसने एक्सेल में दे दी, यानी कि कल मुझे इस प्रोग्राम को रन करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं कि 62 बच्चे थे और कितने प्रेजेंट थे कितने एब्सेंट थे। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ हम देखते हैं, ये अटेंडेंस शीट जनरेट हुई। अब रिजल्ट शीट कैसे जनरेट होती है, देखिए रिजल्ट शीट में गया, मैंने 11th में गया, और मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा ऐसा दिखाई दे। ठीक है, अब चलिए दिख रहा है ना। अब ये मैं एक्सेल बंद कर देता हूँ। आप देखिए यहाँ पर अब कैसे फटाफट इसके अंदर कैसे रिज़ल्ट जनरेट करेगा वो। मैं एक्सेल में टू एक्सेल पे जैसे ही क्लिक किया तो वो 11th के अंदर ये देखिए यहाँ पे कैसे फटाफट रिज़ल्ट जनरेट कर रहा है। देखिए आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे रिज़ल्ट जनरेट होते हुए दिखाई देगा। मैंने प्रोग्राम को छोड़ दिया है, वो एक एक नाम को उठा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं इस प्रोग्राम को दिखा रहा हूँ। उसने अवंतिका, अब अमीशा का फोल्डर जनरेट किया उसने, और इस तरीके से देखिए वो एक एक स्टूडेंट का, इसमें 62 स्टूडेंट थे जिसमें से 52 स्टूडेंट जो हैं वो प्रेजेंट थे। तो 52 लोगों के नाम का फोल्डर बनाएगा और पहले उसका आईडी लगा दे रहा है, जैसे 5 आदित्य गुप्ता, क्योंकि 2 आदित्य गुप्ता हो सकते हैं, लेकिन दोनों का जो आईडी होगा या रोल नंबर होगा, किसी का 5 होगा किसी का, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 आदित्य हैं। तो इसलिए सामने में वो क्या कर रहा है, देखिए रिजल्ट जनरेट कर रहा है। और इस फोल्डर को मैं ओपन करके आपको दिखाऊंगा कि इसके अंदर कितनी बड़ी डेटा को वो स्टोर कर रहा है। और आपका उसको अगर मैं आपको टाइप करने बोलूँ तो आप कम से कम 5 दिन लगाएंगे, इतने सारे डेटा को कंप्यूटर फटाफट टाइप करते जा रहा है। अभी ये टोटल कहाँ तक कर लिया है, करीब 10 लोगों का रिजल्ट वो जनरेट कर चुका है। ये लोगों ने ऑनलाइन एग्ज़ाम दिया था, सभी ने 300 क्वेश्चन अटेंड किए थे। उन क्वेश्चन को कंप्यूटर चेक कर रहा है कि वो सही है कि गलत है। सही है तो +4 दे रहा है, और गलत है तो माइनस मार्किंग कर रहा है, और उसके टोटल निकाल रहा है। सारी चीज़ों को कैलकुलेट करके उनको एक फ़ोल्डर बना के दे रहा है। इस प्रकार से उन्होंने हर बच्चा जो है वो 3 पेपर दिया था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। तो इस फोल्डर के अंदर इस बच्चे का 3 रिजल्ट होगा। फिजिक्स यहाँ पर दिख रहा है, फिजिक्स और केमिस्ट्री का रिजल्ट। तो एक सेकंड के अंदर आप देख रहे हैं कि एक बच्चे का वो 3 घंटे का पेपर, 3 घंटा + 3 घंटा 6 घंटे का पेपर वो निकाल के रिजल्ट जनरेट करते जा रहा है, और फोल्डर में उसको रखते जा रहा है ताकि हम आसानी से कॉपी करके पेस्ट कर दें या प्रिंट कर दें उसको। अब जैसे ही इसकी प्रोसेसिंग कंप्लीट होगी, आपको थोड़ा सा समय और लगेगा, 5 मिनट और लग सकता है, लेकिन काफ़ी अच्छी चीज़ है। और ये वही एग्ज़ाम है जिसको आपने एक बार बीच में PGDCA में दिया था, संजय सर ने आपका एग्ज़ाम लिया था। याद होगा आपको कि आप लोग ऑनलाइन एक एग्ज़ाम दिए थे, जिसको मैंने कल दिखाया भी था आपको ओपन करके। तो एग्ज़ाम देने के बाद देखिए इस तरीके से रिज़ल्ट कंप्यूटर कैसे जनरेट करता है। तो अभी फ़िलहाल कितने लोगों का रिज़ल्ट उसने जनरेट कर लिया है, मैं देख सकता हूँ 21 लोगों का रिज़ल्ट यहाँ पर जनरेट हो गया है। बस आपको थोड़ा सा और देखना है, मतलब आधा काम हो गया है। 52 लोगों का रिज़ल्ट जनरेट करना था। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, और अपने आप कंप्यूटर फोल्डर्स और फाइल बना के डेटा रखते जा रहा है। और यहाँ पर जो डेटा रखा जा रहा है वो परमानेंट स्टोर रहेगा, और आप 10 दिन के बाद भी आएंगे तो प्रोग्राम फिर से रन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि चलो फैक्टोरियल का प्रोग्राम है तो हम दोबारा रन करा देंगे, 5 दे देंगे, 120 आ जाएगा। लेकिन इतना बड़ा जो डेटा है, अब दोबारा 50 लोगों को बुला के 6 घंटे तक दोबारा एग्ज़ाम दिलवाओगे क्या? नहीं दिलाओगे, क्योंकि उनका डेटा अभी तक परमानेंट स्टोर है। ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर फाइल्स का यूज़ किया गया है।
अगर यहाँ पर फाइल्स या सेकेंडरी मेमोरी का यूज़ नहीं किया जाता तो सोचो एक एक बच्चा 3-3 घंटे बैठ के एग्ज़ाम दिया है और वहाँ पे 50 बच्चे दिए, यानी कि 1500 घंटे का डेटा। जिन बच्चों ने 1500 घंटे तक जो एग्ज़ाम दिया था उसको वो मुश्किल से 2 या 3 मिनट में रिज़ल्ट जनरेट करके आपको दे रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 29 लोगों का रिज़ल्ट जनरेट हो गया है, 30 लोगों का जनरेट हो गया है, बस अब 10 या 12 लोगों का रिज़ल्ट जनरेट करना रह गया है, क्योंकि ये जो अब्सेंट है उनका रिज़ल्ट जनरेट नहीं करेगा। सिर्फ 52 लोग जो हैं वो प्रेजेंट थे, 52 या 54 लोग, उन्हीं का रिज़ल्ट ये जनरेट करेगा। तो 5 मिनट और लगेगा आपको, और आप मैं एक फ़ोल्डर ओपन करके तो दिखाई देता हूँ इसके अंदर क्या जनरेट हो रहा है। देखिए केमिस्ट्री का रिज़ल्ट और मैं इसका रिज़ल्ट सबके अंदर ऐसे ही जनरेट होते जा रहा है। ये देखिए केमिस्ट्री और इसका, और आपको इसके अंदर दिखाई भी देगा सबके में डेटा भी है यहाँ पर। तो इस तरीके से फाइल का यूज़ करके काफ़ी बड़ा काम यहाँ पर किया जा रहा है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं एक चीज़ और आपको देखने के लिए मिलेगी, बहुत अच्छी चीज़, जो कि है 15 के बाद देखिए 17 आ गया यहाँ पर, आप देख सकते हैं 15 चैतन्य, उसके बाद फिर 17 आ गया। 16 क्यों जनरेट नहीं किया? क्योंकि वो अब्सेंट था। 16 जो है वो अब्सेंट है। वैसे ही आप यहाँ पर देखेंगे कि 38 जो है उसके बाद सीधा कहाँ पर आ गया? 40 पर आ गया। 39 क्यों नहीं आया? क्योंकि वो अब्सेंट है। अभी हम देखेंगे कि क्या सही में वो अब्सेंट है 39। तो आपको याद रखना है रोल नंबर 16 और रोल नंबर 39 अब्सेंट है क्या। 16 और 39 जो है इनकी आईडी है वो अब्सेंट है क्या, ये भी आपको देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये कुछ इंटरफेस आपको दिखा देता हूँ जिसमें वर्क चल रहा है। ये प्रोग्राम अभी तक वर्क कर रहा है, इसलिए ये जूम नहीं हो पा रहा है या बड़ा नहीं हो रहा है, क्योंकि ये बिजी है प्रोग्राम रिजल्ट जनरेट करने में। आपका 43 जो है, आज की क्लास थोड़ी लंबी जा रही है बट चलने दीजिए इसको, क्योंकि ज़रूरी है बताना कि फाइल्स का क्या इम्पोर्टेंस है। 5 मिनट और लगेगा बस। अब जैसे ही यहाँ पे कोई फाइल क्रिएट होगी मैं उसको ओपन करूँगा। देखिए मैंने इसको ओपन किया और इस फाइल के अंदर क्या हो रहा है वो भी देखते हैं। देखिए एक फाइल केमिस्ट्री की जनरेट हुई, फिर एक फाइल जनरेट हुई फिजिक्स की। अब ये नेक्स्ट फोल्डर की ओर चले जाएगा। ये देखिए अगला फोल्डर, अब यहाँ फिजिक्स जनरेट हुआ और फिर केमिस्ट्री जनरेट होगा। ये देखिए इस तरीके से फिर अगले फोल्डर में आ गया वो। तो एक फ़ोल्डर बन रहा है, उसके अंदर 2 फाइल जा रही है, फिर अगला फ़ोल्डर बन रहा है, फिर 2 फाइल जा रही है, और उस सभी के फाइल्स फ़ोल्डर में आपको उसका डेटा दिखाई देगा, इसने जो जो काम किए हैं। तो इस तरीके से मैं देख सकता हूँ अभी 51 फाइल्स जो हैं वो क्रिएट हो गई हैं हमारी, और मेरे ख्याल से हो गया ये कंप्लीट। 51 ही था, हाँ ये कंप्लीट हो चुका है। देखिए इंडिविजुअल रिपोर्ट एक्सपोर्टेड सक्सेसफुली। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 51 लोगों का जो रिज़ल्ट है वो जनरेट कर दिया गया है। और साथ ही साथ आप यहाँ पर अटेंडेंस में भी देख सकते हैं कि 11th की अटेंडेंस में 11 लोग अब्सेंट थे। तो उनका जो चलिए छोड़िए, अब्सेंट को तो छोड़ देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए 16 नंबर जो है वो अब्सेंट है। ये भी दिख रहा है जो, हालांकि उनका आईडी अभी नहीं दिख रहा है, क्योंकि आईडी देखने के लिए मुझे भाव्या का आईडी देखना पड़ेगा, और भाव्या का आईडी देखने के लिए मुझे यहाँ जाना पड़ेगा कि भाव्या की आईडी क्या है। आप यहाँ देखेंगे, ये देखिए 16 नंबर जो है, ये हर्षित भी जो है 16 नंबर में था। यहाँ पर आप देख सकते हैं 16 दिया हुआ है। अच्छा इसका तो कोड है वो। तो अब हम देखते हैं कि उस सॉफ्टवेयर ने कैसा रिजल्ट जनरेट किया है। अवंतिका जेना को केमिस्ट्री में कितने मिले हैं देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर लिखा है कंपनी का नाम लिखा है, स्टूडेंट आईडी लिखी है, फादर्स नेम, मोबाइल नंबर नहीं था, स्टूडेंट नेम अवंतिका, बैच स्टेटस 1 मतलब प्रेजेंट, 0 मतलब अब्सेंट, टेस्ट का नाम 11, सब्जेक्ट केमिस्ट्री। और उसने पहले क्वेश्चन में कोई भी जो है वो आंसर नहीं दिया है। अगर पॉजिटिव मार्क्स 4 हैं, नेगेटिव मार्क्स इतने हैं, इसलिए उसने सेलेक्ट किया 5.4 जो कि सही आंसर था, इसलिए 4 मिला।
सेकंड क्वेश्चन उसने गलत किया, थर्ड क्वेश्चन सही किया, फोर्थ क्वेश्चन सही किया, ठीक है। उसका आंसर सी था, उसने सी लगाया है। उसका आंसर देखिए यहाँ पर उसने लगाया है, ये आंसर सी लगाया, सही आंसर था सी, उसने सी लगाया। यहाँ पर बी था तो बी लगाया, डी था उसने बी लगाया, यहाँ पर ये देखिए डी था तो उसने क्या लगाया है, बी लगाया, तो -1 हो गया है। तो इस तरीके से इसने ये दो क्वेश्चन को उसने बनाया ही नहीं है, 22 नंबर के क्वेश्चन को नहीं बनाया और इस नंबर ये 24 नंबर के क्वेश्चन को उसने छोड़ दिया ना, कोई आंसर ही नहीं दिया, इसलिए वो ब्लैंक है। तो ये अवंतिका जेना का केमिस्ट्री का था और उसी तरीके से अवंतिका जेना का फिजिक्स का मार्क्स है। देखिए एक्सेल की फाइल बनी और एक्सेल की फाइल में डेटा भी डाला गया और वो डेटा डाला गया जो उसने वहाँ पर उस समय सेलेक्ट किया था, फिर उसने उसको चेक किया कि प्लस है कि माइनस है और उसका टोटल करके भी यहाँ पर दे दिया। यहाँ पर आप टोटल भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आपको अवंतिका जेना के बाद मैं सेकंड वाले का दिखा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर आप देखिए सेकंड में ना स्टूडेंट नेम चेंज हो गया और यहाँ पर पूरे मार्क्स भी चेंज हो गए। देखिए 4 माइनस, इसका आप टोटल यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए इस स्टूडेंट ने ये 21 नंबर का क्वेश्चन और 8 नंबर का क्वेश्चन नहीं बनाया था। क्लियर है? तो सोचिए कि इस फोल्डर में एक्सेल की फाइल ने कितने देखिए यहाँ पर ध्यान से 102 फाइल्स क्रिएट की हैं, एक्सेल की 102 फाइल और हर फाइल में 50-50 लाइन टाइप किया है। ये सारा काम उसने 5 मिनट के अंदर या 3 मिनट के अंदर कर दिया। अगर मैं आपको बोलूँ कि एक्सेल की 102 फाइल बनाइए और सब में कम से कम 50 लाइन लिखिए और एक भी गलती नहीं होनी चाहिए, तो आपको कम से कम 5 दिन लगेगा। वो काम कंप्यूटर ने भी 5 दिन में 5 मिनट में कर दिया। ये तो टाइप करने की बात थी। इसके अलावा आपको मैं बोलूँ कि साथ में चेक भी करते जाइए, सही होगा तो +4 दीजिए और माइनस होगा तो आप गलत होगा तो -1 दीजिए। ऐसे चेक भी करना है, पलटा पलटा के चेक भी करना पड़ेगा। करीब आपको 1 महीना लगेगा। यानी आपका जो रिज़ल्ट होता है, आप एग्ज़ाम देते हैं अभी यूनिवर्सिटी का, तो 1 से 1.5 महीने के बाद जो रिज़ल्ट आता है वही काम अभी आपके सामने 51 लोगों का रिज़ल्ट जो है 3 मिनट के अंदर पूरे डिटेल के साथ जनरेट किया गया कि तीसरे क्वेश्चन में आपने क्या टिक किया था, चौथा क्वेश्चन आप क्यों छोड़ दिए, तीसरे क्वेश्चन में -1 क्यों मिला, क्योंकि आप डी था और आपने बी सेलेक्ट किया। ये सारी डिटेल्स के साथ आपको निकाल के दे दिया वो। क्लियर है? तो इतना मैंने जो बताया ये सब फाइल हैंडलिंग के ऊपर था।